हेलो गाइस, हाउ आर यू। मूवी के स्टार्ट में हमें 27 अक्टूबर 1987 का वक्त दिखाया जाता है जब नॉर्थ वर्जिन टाउन में हैलोवीन सेलिब्रेट किया जा रहा था। इस टाउन में 3 लड़कियों का मर्डर भी हुआ था, जिनमें से पहली का नाम टिफिनी था, जिसकी डेड बॉडी उसकी 16 बर्थडे वाले दिन गैराज में मिली थी। उसके ठीक 2 दिन के बाद मेरिसा का भी किसी ने बड़ी बेरहमी के साथ मर्डर कर दिया था। और आखिर में हैदर थी, जिसको हैलोवीन पार्टी के बाद मार दिया गया था। उस किलर ने उन्हें 16 टाइम्स छुरी स्ट्रैप करके मारा था, क्योंकि उनकी एज भी 16 ही थी और तीनों बहुत ही अच्छी दोस्त भी थीं। इससे पहले उस टाउन में कोई मर्डर केस नहीं आया था, यानी ये बहुत ही पीसफुल टाउन था। उस मर्डरर ने एक मास्क पहनकर उन लड़कियों को मारा था, और क्योंकि उसने 16 टाइम्स उन लड़कियों पर छुरी से अटैक किया था, इसलिए उस किलर का नाम स्वीट 16 किलर पड़ गया था। हैरत की बात यह है कि उन तीनों लड़कियों को मारने के बाद उस किलर को दोबारा कभी नहीं देखा गया था, जैसे उन लड़कियों से उसकी कोई खास दुश्मनी थी। फिर यहाँ से सीन 35 इयर्स आगे शिफ्ट होता है और एक क्रिस नाम के जर्नलिस्ट को दिखाते हैं, जो कि अपनी ब्रॉडकास्ट कर रहा था और 35 साल पहले मरी हुई लड़कियों के घर भी दिखा रहा था। वो ये भी बताता है कि इस हादसे के बाद लोग हर साल हैलोवीन पर उस मर्डरर के जैसा कॉस्ट्यूम पहनते हैं। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक कॉन्सर्ट के लिए तैयार हो रही थी। उसका नाम जेमी था। जेमी की मॉम उसको इस कॉन्सर्ट में जाने से मना करती हैं, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे तो जाना है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जेमी को सेल्फ डिफेंस भी आता था। उसकी मॉम ने बचपन से ही उसे ये सब सिखाया था, और यहाँ तक कि उसकी मॉम को भी सेल्फ डिफेंस आता था। उसका नाम पैम था। यहाँ पर जेमी के डैड, जिनका नाम ब्लीक है, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊँगा। अब तो यहाँ पर पैम भी मान जाती है, क्योंकि उसके पास कोई और वजह भी नहीं थी मना करने की। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो लड़कियाँ जिनका मर्डर हुआ था वो जेमी की भी फ्रेंड्स थीं। फिर जेमी अपने डैड यानी ब्लिक के साथ अपनी फ्रेंड इमलिया के घर जाती है, क्योंकि वो इस कॉन्सर्ट में उसी के साथ जा रही थी। वहाँ इमलिया की मॉम भी थी, जिनका नाम लॉरेंस था, और उनका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उनकी कंपनी वालों ने हैलोवीन वाले दिन भी उनको छुट्टी नहीं दी थी। खैर, फिर एमलिया, जेमी और उसके डैड यानी ब्लिक कॉन्सर्ट के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पैम घर पर अकेली होती है, तभी वहाँ वही किलर आ जाता है। पैम को लगता है कि शायद कोई बच्चा है जो कि कॉस्ट्यूम में है, इसलिए वो दरवाज़ा खोल देती है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये वही मर्डरर है, तो वो फौरन से डोर को लॉक करके पुलिस को कॉल कर देती है। लेकिन किसी तरह वो किलर भी अंदर आ जाता है और दोनों की ताबड़तोड़ फाइट हो जाती है। पैम ने भी कराटा सीखा हुआ था, इसलिए वो भी उस किलर का सही से मुकाबला करती है। फिर वो उससे कहती है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो किसी भी वक्त यहाँ आती ही होगी। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। पैम को लगता है कि वो डर गया है, लेकिन वो अचानक से स्पेयर के पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। पैम के हाथ में भी छुरी थी, इसलिए वो उस किलर के शोल्डर पर स्टैब कर देती है। लेकिन फिर वो किलर पैम को पकड़ लेता है और पहले उसके पैर में स्टैब करता है और उसके बाद उसको बार बार स्टैब करके मार देता है। दूसरी तरफ पुलिस भी हमेशा की तरह सब कुछ होने के बाद वहां पहुंच जाती है, लेकिन खैर अब उनके आने का कोई फायदा तो नहीं था। वो किलर तो भाग ही चुका था। जेमी अपनी मदर की डेथ की वजह से बहुत ही दुखी थी। फिर नेक्स्ट डे जेमी के स्कूल में पुलिस आती है और उससे पूछगछ करने लगती है। वो कहते हैं कि पैम और क्रिस यानी पैम का फ्रेंड एक दूसरे से काफ़ी टाइम से मैसेज पर बातें करते थे, तो क्या कहीं ब्लिक यानी पैम का हस्बैंड ने तो ही उसे नहीं मार दिया है। जिस पर जेमी उन पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मेरे डैड ऐसा क्यों करेंगे, और वैसे भी उस वक्त वो मेरे साथ थे। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और सीधा साइंस फेयर में जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड एमिली भी होती है। वो साइंस फेयर के लिए टाइम मशीन पर काम कर रही थी। दरअसल ये मशीन उसकी मदर लॉरेंस ने ही बनाई थी, मगर कंप्लीट नहीं किया था, जिसको अब एमिलिया कंप्लीट कर रही थी। और जेमी को बताती है कि अगर तुम टाइम मशीन से 1987 में जाकर उस किलर को पहला मर्डर करने से रोक लोगी, तो तुम्हारी मॉम कभी मरेंगी ही नहीं, यानी वो आज जिंदा होंगी। ये सुनकर जेमी को भी अपनी मॉम को वापस लाने की एक उम्मीद मिलती है, क्योंकि अगर वो पास्ट को चेंज कर देती है तो प्रेजेंट और फ्यूचर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। फिर वो अपने घर आ जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि वो किलर उसके पीछे ही आ रहा था। जेमी घर आकर क्रिस की ब्रॉडकास्ट सुनने लगती है, जिस पर उसके डैड ये सुनने को उसको मना करते हैं, क्योंकि वो अपनी ब्रॉडकास्ट में बहुत ही नमक मिर्च लगाकर बातों को बताता था। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जेमी क्रिस से मिलने एक कैफे में जाती है, जहाँ क्रिस उसको बताता है कि पैम का उसके साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। दरअसल पैम भी उस किलर को मारना चाहती थी।
सिर्फ इसीलिए हम दोनों कांटेक्ट में थे। वो उसको एक पेपर देता है और बताता है कि ये उस किलर ने पैम को 1987 में दिया था, जिस पर लिखा था नेक्स्ट योर टर्न। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है और दोबारा अपनी फ्रेंड एमिलिया के पास साइंस फेयर में जाने लगती है, जहाँ पहले तो जेमी को उसकी फ्रेंड ही आकर डरा देती है और फिर अचानक से वो किलर वहाँ आ जाता है और जेमी पर अटैक कर देता है। जेमी जैसे तैसे करके वहाँ से भागने लगती है। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली थी कि उस किलर ने एमिलिया को कुछ नहीं कहा था, सिर्फ जेमी के ही पीछे पड़ा था। फिर जेमी उस टाइम मशीन में चली जाती है। वो किलर भी वहाँ आकर उस पर अटैक करने ही लगा था कि उसकी नाइफ गलती से टाइम मशीन के कंट्रोलर पैनल पर लग जाती है, जिससे मशीन स्टार्ट हो जाती है और जेमी पास्ट यानी 1987 में पहुंच जाती है। जब जेमी मशीन से बाहर आती है तो वहाँ तो पूरा सीन ही बदला हुआ था। उसको वहाँ एक औरत मिलती है जो कि उसको हाई स्कूल तक लिफ्ट देती है। ये वही स्कूल था जहाँ जेमी की मदर और वो तीनों लड़कियाँ थीं। वो वहाँ पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट को कहती है कि वो एक एक्सपर्ट स्टूडेंट है और उसको एडमिशन चाहिए। फिर वो कुछ कहे और पूछे बगैर उसको एडमिशन फॉर्म दे देती है। वो थोड़ी हैरान होती है। उसके बाद वो जिम ड्रेस में वहाँ जाती है, जहाँ वो उन तीनों लड़कियों के साथ अपनी माँ को भी देखती है, जो कि बिल्कुल प्रेजेंट की पैम से उलट थी, बहुत ही रूड सी। खैर जेमी फिर भी अपनी माँ से जाकर बात करती है और उसको पार्टी रोकने के लिए कहती है। अब जाहिर है उनके लिए वो उनके कॉलेज की एक नई स्टूडेंट थी, उन्हीं की तरह, तो वो कहाँ से उसकी बात मानने वाली थी। वो उल्टा उसकी बेइज्जती करके उसको वहाँ से भगा देती हैं। जेमी सोचती है कि यहाँ पर किसी से भी कुछ कहना फजूल है, कोई मेरी बात पर ना तो यकीन करेगा और ना तो मानेगा। इसलिए वो अपनी फ्रेंड एमिलिया की मॉम यानी लॉरेंस के पास जाकर उनके सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताती है कि आप एक टाइम मशीन बना रही हैं और मैं उसी टाइम मशीन से 35 इयर्स फ्यूचर से आई हूँ। ये सब सुनकर लॉरेंस को उसकी बातों पर यकीन आ जाता है। फिर जेमी इसको ये भी बताती है कि कुछ दिनों में टिफनी, मेरिसा और हैदर का भी मर्डर होने वाला है और मैं यही रोकने के लिए यहाँ आई हूँ। फिर प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाते हैं, जहाँ ब्लिक यानी जेमी के फादर उसको पुलिस के साथ मिलकर ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ इमलिया आकर उन्हें बताती है कि जेमी तो 1987 में जा चुकी है, लेकिन जाहिर है ऐसी बातों पर कोई कैसे उसका यकीन करेगा, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर दोबारा पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ लॉरेंस और जेमी टिफनी की पार्टी में आई हुई होती हैं उसको बचाने के लिए। जेमी वहाँ यंग प्रिंसिपल डग, यंग कोच रैंडी और कारा को देखती है। वो लोग उनको अंदर नहीं जाने देते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी तरह अंदर चली जाती है, जहाँ वो टिफनी को अपने यंग डैड के साथ देखती है। पहले तो वो उनको देखकर थोड़ा सा फिसल जाती है, क्योंकि वो काफी हैंडसम थे, लेकिन गौर से देखने पर उसको समझ में आता है कि वो तो उसके डैड ही हैं। जेमी अपनी मॉम यानी पैम से जाकर बात करने लगती है, मगर वो उसको रैंडी से कहकर बाहर फेंकवा देती हैं। लेकिन वो भी कुछ कम नहीं थी। वो दोबारा अंदर आती है और टिफनी से मिलती है, जो उसको बताती है कि ब्लिक को पता चल गया है कि मैं उसको चीट कर रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से ऊपर रूम में आ जाती है। जेमी बाकी दोनों दोस्तों को और अपनी मॉम को बताती है कि उनकी जान खतरे में है, आप लोग उसके साथ ही रहें। ये कहकर वो खुद टिफनी के पास जाने लगती है, लेकिन फिर वो अपने फोन में क्रिस की ब्रॉडकास्ट देखकर बहुत हैरान होती है, क्योंकि उसकी डेथ तो गैराज में हुई थी। अब वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि पास्ट को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त टिफनी अपने रूम में थी। इधर टिफनी एक लड़के के साथ रूम में गई थी, लेकिन वहाँ वही किलर आ जाता है और उसको मार देता है। उसी वक्त जेमी और लॉरेंस भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, टिफनी का मर्डर हो चुका था। उसके बाद पैम, जेमी और लॉरेंस सब मिलकर पैम के घर जाती हैं। जेमी बताती है कि अब अगली बारी हैदर और मरीसा की है, और फिर पूछती है पैम से कि क्या तुम लोगों ने कभी किसी को तंग किया था पहले कभी भी, जो अब तुम्हें मारना चाह रहा है। जिस पर पैम अपनी पूरी लिस्ट बताना शुरू कर देती है। उसके बाद फ्यूचर का सीन दिखाते हैं, जहां एमिलिया दोबारा से एक और टाइम मशीन बना रही होती है। वहां क्रिस भी होता है। वो एमिलिया को बताता है कि टिफनी की बॉडी दरअसल गैराज में नहीं बल्कि उसके रूम में मिलती है। जिसके बाद वो उस पार्टी की पिक देखते हैं, यानी वही 35 ईयर पुरानी पिक, जिसमें जेमी की भी पिक थी, जिससे एमिलिया को और क्रिस को पता चल गया था कि जेमी पास्ट में जा चुकी है और उसने पास्ट को कुछ हद तक बदल भी दिया है। दोबारा पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहां जेमी को स्कूल में हैदर और मरीसा से पता चलता है कि कुछ वक्त पहले एक लड़की की डेथ हुई थी, जिसका नाम त्रिश था। फिर जब वो क्लास में जाती है तो जेमी, हैदर, मरीसा और पैम से कहती है कि हम चारों क्यों ना कहीं घूमने चलें, जिस पर वो लोग मान जाती हैं।
उसी वक्त क्लास में टीचर आते हैं और वो डैन को जेमी का पार्टनर बना देते हैं। फिर सब घूमने जा रहे थे। जेमी कार में ही सो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसी जगह पर होती है जहां मैरिसा का मर्डर हुआ था। फिर थोड़ी ही देर में कारा, ब्लिक और रैंडी भी वहां आ जाते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए जेमी सबको अंदर जाने को कहती है। सब अंदर जाते तो हैं मगर रैंडी उसको अंदर ही नहीं आने देता और उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर जेमी को खिड़की से अंदर जाते हुए कोई नज़र आता है। जेमी किसी तरह खिड़की से ही अंदर आने की कोशिश कर रही थी। उधर पैम और ब्लिक अपनी ही हरकतों में लगे हुए थे, लेकिन उसी वक्त पैम को याद आता है कि मरीसा की जान खतरे में है। जेमी भी विंडो से अंदर आ जाती है। पैम ब्लिक को भी सारी बात बता देती है। उधर हैदर को भी वो किलर मारने आ चुका था और उसको सीढ़ियों से ही नीचे फेंक देता है और फिर उसको स्टेप करके मार देता है। जहां एक बार और जेमी ने पास चेंज कर दिया था क्योंकि यहाँ मर्डरर का ऑर्डर ही चेंज हो गया था। क्योंकि पहले मरीसा को मरना था लेकिन यहाँ हैदर मर गई थी। वो किलर फिर जेमी पर भी अटैक करने लगता है। जेमी भी उसको एक लकड़ी से मारती है, लेकिन जब वो उस पर भारी पड़ रहा था तो पैम उसकी हेल्प करती है, लेकिन वो उसको भी मारकर बेहोश कर देता है। फिर जब ब्लिक वहाँ आता है तो वो ये सब देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो लोग पुलिस के पास बयान देने जाते हैं। जेमी के पास उस किलर का ब्लड भी था। वो पुलिस से डीएनए टेस्ट करने को कहती है, लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं था कि डीएनए टेस्ट आखिर होता क्या है। खैर फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जब जेमी स्कूल में लॉरेंस से मिलती है। वो उसको अपनी बनाई हुई टाइम मशीन दिखाती है और बताती है कि ये सिर्फ एक इंजन है, इसका पावर बटन तो वो फोटो बॉथ है और मसला ये है कि वो अभी तक बना नहीं है, मतलब वो फ्यूचर की डिवाइस है। फिर वो सोचती है कि अगर हम फोटो बॉथ की जगह एक झूले को यूज़ करें। लॉरेंस उस झूले में वो मशीन सेट करने लगती है और उस झूले वाले से कहती है कि ये झूला ख़राब है, इसे ठीक करना होगा। वो मान भी जाता है। फिर जेमी बाकी सबके साथ मिलकर उस किलर को मारने का प्लान बनाती है और मैरिसा अपने पीछे उस किलर को लगाकर हॉरर हाउस में ले जाती है। किलर को पता नहीं था कि मैरिसा के अलावा भी वहाँ और लोग उसका वेलकम करने के लिए मौजूद हैं। फिर सब मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। जेमी उस किलर को जख्मी भी कर देती है, लेकिन फिर भी वो उन लोगों पर भारी पड़ रहा था। खैर फिर पीछे से कारा आकर उस किलर को मार देती है, यानी वही फ्यूचर वाली पुलिस ऑफिसर। उसके बाद वो लोग उसके फेस से जब मास्क हटाते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि डक था। उसके गले में एक लॉकेट भी थी जिसमें उसकी और त्रिश की पिक थी। फिर यहाँ मरीसा बताती है कि दरअसल त्रिश और डक एक दूसरे को पसंद करते थे और इनकी वजह से त्रिश का एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गई थी, इसीलिए वो उनकी जान लेता जा रहा है। लॉरेंस भी वहाँ आ गई थी जेमी को लेने क्योंकि टाइम मशीन बिल्कुल रेडी थी। फिर पैम वहाँ उन्हें बताती है कि लेकिन मैंने तो त्रिश से कोई ऐसी बात ही नहीं की जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो, फिर वो मुझे क्यों मारना चाह रहा है। अभी ये सब बातें चली रही थी कि पीछे से एक और किलर आकर मरीसा का गला ही काट देता है। फिर वो लोग वहाँ से भागने लगती हैं। लॉरेंस जल्दी से जेमी को उस झूले में बैठा देती है और खुद बाहर चली जाती है, लेकिन वो किलर भी अंदर घुस जाता है। जेमी को बचाने के लिए पैम भी वहाँ आ गई थी। फोर्स इतनी ज्यादा थी कि वो लोग चिपक गए थे उस झूले की वॉल से, लेकिन फिर वो किलर किसी तरह उन तक पहुंचकर पैम को जख्मी कर देता है। अब पैम जेमी की माँ थी तो उसको बचाने के लिए जेमी झूले का दरवाज़ा ही खोल देती है, जिससे वो बाहर गिर जाती है, क्योंकि अगर वो मर जाती तो जेमी भी गायब हो जाती। अब यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ रिवील होती है। वो जो किलर था ना, वो दरअसल क्रिसी था जो कि जेमी की फ्रेंड की बनाई हुई मशीन को यूज़ करके आया था। वो यहाँ बताता है कि ये सब उसने सिर्फ इसलिए किया ताकि मर्डरर का किस्सा इसी तरह जिंदा रहे और वो अपने ब्रॉडकास्ट से मशहूर हो जाए। फिर वो जेमी पर अटैक करता है, लेकिन जेमी उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर मार देती है और वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। वो अपनी मॉम को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ एक लड़का है। फिर लॉरेंस उसको बताती है दरअसल तुमने कुछ ज़्यादा ही पास्ट को चेंज कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारा एक भाई भी है इस टाइम लाइन में जिसका नाम जेमी और जेमी का नाम कॉलेट था। खैर जेमी ने काफ़ी हद तक पास्ट को बदल दिया था और अपनी मॉम की जान भी बचा ली थी, लेकिन फिर भी वो उन 3 लड़कियों के मर्डर को नहीं रोक पाई थी। और इसी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।